हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका साथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके का टॉपिक वाइज कवर। आज लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। भारतीय इतिहास को की दशा और दिशा को बदलने वाला ये काल आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम टाइम में एक बहुत बड़े चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर करेंगे बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक के चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। रेगुलरली इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाते रहेंगे और 2025 में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो देखते ये शुरुआत करते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल यानी कि मुस्लिम सुल्तानों का काल। तो इसको शुरू करें इससे पहले देखते हैं जो मुस्लिम इन्वेडर्स हुए हैं, यानी कि मुस्लिम आक्रांताएं या जिन्होंने भारत पर हमला किया, आक्रमण किया, शुरुआत की, वहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 8वीं सदी में भारत पर पहला हमला करता है। ये पहला मुस्लिम इन्वेडर कंसिडर किया गया है। 712 ईस्वी में ये आता है, 8वीं सदी में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मुस्लिमों को बसाना है अपना राज मक्का और मदीना में। तो वो तो है रेगिस्तान एरिया, तो उसको बसाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये आएगा भारत की स्वर्ण भूमि से, क्योंकि भारत तो जो है ये है खजानों का गढ़ और यहाँ पर है अप्रतिम विरासत। तो ये लोगों का एक ही मकसद था कि भारत को लूटना है, भारत से संपत्ति एक्वायर करना है और अपना एरिया अरब देश को गढ़ना है, इसको बसाना है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये और दूसरा एक इस्लाम का प्रचार, ये दो मकसद से भारत पर कई सारे आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का 8वीं सदी में, 712 ईस्वी में ये आता है। इसके बाद एक आता है महमूद गजनी या गजनवी। ये गजनवी एम्पायर का रूलर होता है, अरब से ही आता है। 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण करता है। कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। इसका सबसे विध्वंसक आक्रमण 1025 में भारत के सोमनाथ मंदिर, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग कंसिडर किया जाता है, उस पर हमला करता है और मंदिर को तोड़ता है। और उस समय जो सोमनाथ मंदिर था ये एक रिचेस्ट मंदिर था। यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात, रत्न आभूषण इससे सुसज्जित ये मंदिर था। तो ये मंदिरों को पूरी तरह से लूटता है। आपको याद रखना है, इसका 16वां आक्रमण कई दफ़ा पूछा गया है। 1025 में होता है ये। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ता है, बहुत सारा नुकसान करता है और ये कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, जो कि खुद ही एक बुद्धिस्ट था, लेकिन जिसको कि महमूद गजनवी ने इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। मोहम्मद गौरी ये आता है 1175 में और करता है भारत पर कई सारे। महमूद गौरी, भारत में 3 प्रमुख युद्ध इसके होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है इतिहास में। सबसे पहले ये लड़ता है तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शायद भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर देता है, ये इसको जिंदा छोड़ देता है मोहम्मद गौरी को। ये अगले ही साल 1192 में फिर से आता है, लेकिन इस बार जीतता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को ये मार देता है। इसके बाद ये 1194 में लड़ता है जयचंद से। और जब ये भारत पे कई सारे जगहों पर आक्रमण करता है तो अपने गुलाम से या अपने सुल्तान को यहाँ पर प्लेस करके लौटता है। ठीक है दोस्तों, इसी के गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जब गौरी की मृत्यु होती है तब स्टार्ट करता है गुलाम डायनेस्टी को या गुलाम वंश को। और 1206 में ये बनता है पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश। हम दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश के बारे में पढ़ना है। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये 1206 में इसकी स्थापना करता है गुलाम वंश की। इसकी राजधानी होती है लाहौर। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है
अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है और इसे मिलती है लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लेकिन ये केवल इसका एक पक्ष था, इसका दूसरा पक्ष भी था जो कि बहुत ही बेकार था। और एक चीज़ हमने पिछले गुप्त काल में देखी थी नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसको कि कुमारगुप्त ने बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति होता है बख्तियार खिलजी, ये क्या करता है, उस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है। ये बख्तियार खिलजी खिलजी वंश का नहीं है, ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर कार्य करने वाला सेनापति है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने ध्वस्त किया नालंदा विश्वविद्यालय को। इसी ऐसे ही बढ़ते हुए 1210 में केवल 4 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी मृत्यु होती है चौगान या पोलो खेलते हुए। आज के समय का जो पोलो है इसको चौगान कहा जाता था उस समय। तो ये 1210 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह होता है जो कि गद्दी पर बैठता है, लेकिन इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, तो वो आराम शाह को मार करके गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए अब ये इसने मारा लाहौर के शासक को, तो ये लाहौर में तो रहेगा नहीं, ये अपनी राजधानी शिफ्ट करता है दिल्ली में, और यहीं से असली शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन का गुलाम था, ये मारता है इसके उत्तराधिकारी आराम शाह को और गद्दी पर बैठता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से शादी भी करता है, यानी कि ये उसका दामाद भी बनता है। और जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो ये जो इल्तुतमिश था ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था उसके शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, अब 1229 में होता ये है कि जो खलीफा होते हैं, जिनके की नाम पर ये लोग सुल्तान या अपना पद ग्रहण करते हैं, ये उससे स्वीकृति लेता है। ठीक है दोस्तों, और ये फर्स्ट होता है इल्तुतमिश जो कि स्वीकृति खलीफा की स्वीकृति के साथ पद को होल्ड करता है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज उतना ही अयोग्य होता है जितना कि योग्य इल्तुतमिश होता है। तो इसकी अयोग्यता को देखते हुए तुर्क के जो अमीर होते हैं, ये इसको हटा करके इल्तुतमिश की बेटी यानी कि रजिया सुल्तान को गद्दी सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो रजिया सुल्तान है ये एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका है, पहली भी यही है और आखिरी भी यही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 1240 में डाकुओं के द्वारा रजिया की भी हत्या कर दी जाती है, और इसी तरीके से फिर अन्य कई लोग गद्दी की दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। अब उन्हें हमें इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसके बाद आता है बलबन जो कि 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। नवरोज़ एक पारसी त्यौहार जो है जिसको शुरू करने का श्रेय मिलता है बलबन को। इसने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति, यानी कि ये विरोधियों के ऊपर एकदम बिल्कुल मर्सिलेस तरीके से वर्क करता था। इसको उलुग खान के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और आगे भी कई सारे उलुग खान आएंगे दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम अभी बलबन की बात कर रहे हैं और आगे जब करेंगे तो उसके वाइज देखेंगे। तो बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि होते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तूते हिंद भी कहा जाता है, और अमीर हसन होते हैं। और इस डायनेस्टी का अंतिम शासक दोस्तों होता है शमसुद्दीन। ठीक है, इसके बाद गुलाम वंश को समाप्त करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की नींव रखता है 1290 में। ठीक है दोस्तों, 1290 से 1320 तक के चलता है फिर खिलजी वंश, जिसकी शुरुआत की है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब होता यह है कि आगे चलकर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज का
भतीजा था, या यूँ कहें दामाद था, क्योंकि ये उसकी बेटी से शादी भी करता है, फिर दिल्ली का सुल्तान बनता है। अब अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना है कई सारे काम के लिए। ये एक स्थायी सेना का पहली बार निर्माण करवाता है, उनको फिक्स वेतन देना शुरू करता है, और दक्षिण भारत को विजय करने की कोशिश करता है। दक्षिण भारत को विजय के लिए मलिक काफूर को भेजता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना है। खिलजी वंश में 1316 में हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन होता यह है कि इसका वजीर जो होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, वो 1320 में इसको मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ खुसरो खान जो कि अंतिम शासक था, उसको हरा करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और स्टार्ट करता है एक नया वंश, तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, इसे तुगलक वंश को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है तुगलक वंश का। ठीक है दोस्तों, जो जो ये था फिरोज शाह तुगलक, इसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था, कुओं को खुदवाने की परंपरा शुरू शुरू करवाई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक एमबीटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जितने भी सुल्तान हुए हैं उसमें माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान या योग्य किस्म का शासक था। लेकिन जितना ये योग्य था उतना ही सनकी भी था, उतना ही क्रूर भी था, और इसे इतिहास में रक्त पिपासु कहा गया है। यानी कि इसने कई लोगों को, अगर आपने कई सारी इस्लाम में इस्लामिक लोगों के द्वारा लोगों को दी हुई यातनाएं सुनी होगी ना, जैसे कि जिंदा जला देना, कढ़ाई में फिकवा देना, गरम कढ़ाई में, या चुनवा देना, ये सब चीज़ें एमबीटी के समय की है और ये इसकी क्रूरता को दर्शाती है। ठीक है, तो एमबीटी ने क्या किया था, दिल्ली से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था देवगिरी में, जिसका कि नाम इसने दौलताबाद रखा था। ये दौलताबाद वही जो अभी का वर्तमान औरंगाबाद है, जिसका कि नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे। इसके समय में एक अफ्रीकी या मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, अगर आपने कभी नाम सुना हो इब्न बतूता। ये 1333 में एमबीटी के समय में भारत आता है, और इसने जो अपनी राइटिंग्स लिटरेरी वर्क में लिखा है, इसी में हमको एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में मिलता है, की जानकारी मिलती है। इसकी बुक थी रेहला रेहला करके। ठीक है, 1351 में होती है एमबीटी की मृत्यु। इसके बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक आता है। ये करता है जजिया कर किस शुरू करता है, इसको जजिया कर के लिए जाना जाता है। ये जजिया कर जो कि हिंदू ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। ठीक है, और बस फिर इसके लास्ट अंतिम शासक याद रखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसको कि तैमूर तैमूर का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक आक्रमणकारी था। तो ये तैमूर आया था, तैमूर हरा देता है इसको, और तैमूर अपना सेनापति एक खिज्र खान इसको यहाँ पर अपॉइंट करके जाता है, जो कि एक अपना नया वंश सैयद वंश की स्थापना करता है, जो कि 1414 से 1451 तक, यानी कि लगभग 37 वर्ष तक के भारत में रहता है। इसमें हमें सिर्फ सैयद वंश में सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी, और ये तैमूर लंग का सेनापति था। बस ये जो खिज्र खान था, ये कंटिन्यूअसली जो था तैमूर को या उसके बेटे शाहरुख को अपना कर वगैरह जो था, या जो ये सालाना भिजवाते थे ना अपना पैसे वगैरह, ये कंटिन्यूली भिजवाता था। ठीक है, बस फिर इसका अलाउद्दीन आलम शाह था जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद 1451 में लोदी डायनेस्टी आती है, जो कि अलाउद्दीन आलम शाह को हटा करके लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी बनता है। ठीक है, ये 1451 में बहलोल शाहगाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद 1504 में आता है सिकंदर लोदी, जिसको कि अपन आगरा शहर की स्थापना के लिए जानते हैं। याद रखना है, सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया था, और इसी ने फिर आगरा में अपनी राजधानी भी शिफ्ट कर ली थी।
इसके बाद 1517 में इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी वही जो कि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है बाबर से, और बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को। और 1526 में ये करता है बाबर अपने मुगल काल की शुरुआत। तो ये थी दोस्तों शॉर्ट समरी, और इसके बाद जो भी फैक्ट है हम इसको कवर करेंगे क्वेश्चन के वाइज। तो चलिए आइए फटाफट से निपटाते हैं क्वेश्चंस। लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन पहला है, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? लोदी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश? तो देखिए ये मामलुक वंश या मामलुक शैली जो है ये गुलाम वंश की है दोस्तों, ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो कभी ऐसा कोई फैक्ट आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, बलबन या इल्तुतमिश? तो जो चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। याद रखना है, जिसकी घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? 1458, 1388, 1235 या 1199? तो ये 1235 ईस्वी में था दोस्तों। आपको एक बात को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इल्तुतमिश तो मरा था 1236 में, जैसा हमने थेवरी में देखा था। लेकिन देखिए, एक तो 1236 ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, इसलिए हम यहाँ से यही पिक करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया था, और आपको अगर एग्जैक्ट वो याद होता है ना सन, जैसा हमने थेवरी में कवर किया था, तो आप इजीली ऑप्शन पिक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। उस समय हुआ भी करता था कि राजा वगैरह अपना मकबरा या वो खुद भी स्टार्ट कर देते बनाना, या पहले से भी बनाकर रखते थे, या पहले कुछ और होता था वो उसको बाद में मकबरे में कन्वर्ट कर दिया जाता था, इस तरह से भी होता था। तो हो सकता है कि ये 1235 लिया गया हो। एसएससी जो ऑप्शन कंसिडर करता है हमें वही मानना होता है एसएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज़ मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सिकंदर सूद, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो आपको याद होगा दोस्तों, ये था बलबन, जिसने फारसी नववर्ष जिसको नौरोज के रूप में मनाते थे, ये शुरुआत की थी बलबन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन ने निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन महमूद या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो शायद ये आपसे इजीली बन जाएगा दोस्तों, ये था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। इल्तुतमिश और रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो बलबन नहीं था, लेकिन नसरुद्दीन महमूद के समय ये था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किस नामक तांबे का सिक्का चलाया था? रूपक, रुपया, जीतल या टंका? तो देखिए ये जो था ये जीतल नाम था जो तांबे का सिक्का था उसका, और जो चांदी का सिक्का था ये भी इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, जिसका नाम था टंका, जो लास्ट में डी ऑप्शन है वो भी है ना। तो कभी चांदी के सिक्के का नाम पूछेगा तो टंका याद रखना है, टंका या टग्गा, जो भी आप प्रोनाउंस करें। और तांबे का अगर आएगा तो जीतल होगा, ठीक है। अगला है, किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो हमने देखा था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन के समय में ये बदायूं का गवर्नर था, है ना। तो ये और इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार एक उदाहरण है, इंडो इस्लामिक, द्रविड़, सूफी या मौर्य? तो देखिए ये एक इंडो इस्लामिक संरचना है कुतुब मीनार। थेवरी में कुतुब मीनार रह गया था दोस्तों, तो याद रखिए कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये सिर्फ तब इसकी एक मंजिला बनी थी। ये जो है कुतुब मीनार वर्तमान में 5 मंजिला वो है, स्ट्रक्चर है। और इसके जो बाकी के
इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिला तक के बनवाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक का दौर था, तब इस पे गिरी थी बिजली, तो बिजली गिरने से ये इसका ऊपरी मंजिला जो फोर्थ वन था ये खंडित हो गया था, ठीक है। तो उस मंजिल को रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और अभी वर्तमान में वो इसमें 5 मंजिला है दोस्तों, ठीक है। तो चौथी और पांचवी ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी फैक्ट बने आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों लगभग 73 मीटर के आसपास है, ठीक है। एक बुक में मुझे 72.5 मिली, एक में 73 मिली, तो उसके आसपास का जो भी ऑप्शन रहे आप पिक कर लीजिएगा। और अगर फिट में कभी आएगा तो ये 240 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई थी दोस्तों कुतुब मीनार की, ठीक है। नेक्स्ट है मिन्हाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या खिलजी? ऑप्शन वाइज दोस्तों ये इल्तुतमिश होना चाहिए, क्योंकि ये इल्तुतमिश के समय भी था, रजिया सुल्तान के समय भी था, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो सकता है। और बलबन से पहले तक के था ये मिन्हाज ए सिराज, है ना। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा पिक करना है, तो यहाँ पर ये इल्तुतमिश होना चाहिए। नेक्स्ट है 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया? दोस्तों ये ऑप्शन ए ही सही है। आपको याद होगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर उसकी बेटी रजिया। तो ये ऑप्शन ए ही है, हमें बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना? जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, खुसरो, औलिया या हाफिज? तो देखिए कव्वाली का श्रेय हम देते हैं अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो को जाना जाता है कव्वाली के लिए दोस्तों, आपको याद रखना है। इसे तूतिए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था, और ये था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो दोस्तों, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजुक नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था ये, हाँ। जो जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी को ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बलबन, खिलजी, तुगलक या इल्तुतमिश? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अपने सेनापति को भिजवाया था, ठीक है, दक्षिण की ओर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? ऑप्शन से इजीली पिक कर लेंगे दोस्तों आप। ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की? खिज्र खान, एम्बिटी बेग या खिलजी? तो दोस्तों कृषि की लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला सुल्तान था एम्बिटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो एमपीटी के बाद आया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जिसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट है किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? नसरुद्दीन तुगलक, एमबीटी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? याद करो दोस्तों, ये नसरुद्दीन खुसरो कौन था? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसको कि गयासुद्दीन तुगलक ने हटा करके तुगलक वंश की
नींव रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अब्द अल रज्जाक, अल मसूदी, सुलेमान अल ताजरी या इब्न बतूता? तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था दोस्तों, एमबीटी के टाइम पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिज्र खान, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? तो देखिए दोस्तों, ये था इब्राहिम लोदी। इसने लड़ा था बाबर के साथ 1526 में पहला पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था और भारत में मुगल काल स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल काल को देखेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने कवर किए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछते हैं दोस्तों, जो हमने फैक्ट कवर किए थे थ्योरी में, और जो क्वेश्चन किए ये सभी को आप एक दो बार दोहरा लीजिएगा, ये अक्सर बनते हैं। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों। इसी तरह के और फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने रेगुलरली आते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।